नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब लोग कंटिन्यूअस अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आइए हम लोग 2-2.5 महीने पीछे अप्रैल के महीने में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम लोगों के आसपास नेशनल लेवल पर क्या कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हो रही हैं मीन्स हम लोग अब अप्रैल महीने में आकर के खड़े हो गए हैं। जो है अप्रैल महीने में मतलब टाइम को हम लोगों ने बैक कर दिया, जो है हम लोग बैक टाइम में चले गए हैं। तो अप्रैल महीने में चल करके जो है क्या कुछ एक्टिविटीज़ नेशनल लेवल की एक्टिविटीज़ हम लोग जो है प्रीवियस पीरियड में टेकअप कर रहे थे और आज भी जो है वो पोर्शन कंटिन्यू चलेगा नेशनल लेवल एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं कि अप्रैल महीने में क्या क्या प्रमुख एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या घटनाएं घटित हुई अप्रैल 2021 में। फर्स्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग मीन्स तैरता हुआ। सोलर पावर प्लांट जो है आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है ग्रीन एनर्जी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है अपने देश में और विविध प्रमुख कंट्रियों में जो है सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें नवीनीकरण एनर्जी और बहुत सारी सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा आदि जो है विविध सेक्टर्स हैं जो है जिनसे ऊर्जा उत्पन्न करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारे जो समाप्त योग्य प्राकृतिक संसाधन है पेट्रोलियम, कोयला, जिनसे कि एनर्जी का उत्पादन करते हैं, उन पर निर्भरता कम हो, क्योंकि वो हमारे समाप्त प्राय संसाधन है। दूसरे इनसे बहुत अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है जो है इन्वायरमेंट में। तो इन सबको देखते हुए आज ग्रीन एनर्जी पर जो है अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी पर बढ़ावा दिया जाए, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। तो उसी संदर्भ में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तैरता हुआ जो है सोलर पावर प्लांट, अपने देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना के रामागुंडम तेलंगाना का देश है जो है, तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है और संभावना है कि ये 2023-24 तक जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करना आरंभ कर देगा। ये फ्लोटिंग तैरता हुआ क्यों है, जो है तैरता हुआ इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो है इस मशीनों में एक संयंत्र है जो है, वो जो फोटोवोल्टेइक सेल, सौर ऊर्जा को खींचने के लिए जो फोटोवोल्टेइक सेल जो है लगेंगे, तो पानी की सतह पर जो है जलीय निकाय पर स्थापित किया जा रहा है जो है ये फ्लोटिंग, इसलिए फ्लोटिंग कहा जाता है। जो भी संयंत्र जलीय निकाय पर स्थापित होता है वो जाहिर सी बात है फ्लोटिंग जल पर तैरता हुआ जो है। तो ये अपने देश का सबसे बड़ा जो है सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है, ध्यान रखिएगा, रामागुंडम में, जो कि तेलंगाना स्टेट में है। और सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये इस समय रीवा में है। रीवा मध्य प्रदेश में जो है, फ्लोटिंग नहीं, ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग नहीं जो है सोलर पावर प्लांट जो है, सिंपल सोलर पावर प्लांट जो है रीवा में है। और अभी जनवरी में लगभग घोषणा की गई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट खड़वा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। खड़वा एमपी जो है, खड़वा एमपी में है, खड़वा प्लेस जो है, तो वहाँ नर्मदा नदी पर जो है
सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्थापित किया जाएगा, जो कि 2022-23 में कार्य करना आरंभ कर देगा। लेकिन अप्रैल महीने में इसकी घोषणा हो गई कि तेलंगाना में जो है सबसे बड़ा जो है पावर प्लांट देश का स्थापित किया जाएगा। तो ये पहला फैक्ट जो है। सेकेंड फैक्ट पर हम चलते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि पंडित राजन साजन मिश्रा। पंडित राजन साजन मिश्रा जो है ये शास्त्रीय गायन की जो है प्रख्यात जोड़ी रही है। प्रख्यात जोड़ी, शास्त्रीय गायन परंपरा की प्रख्यात जोड़ी जो है पंडित राजन साजन मिश्रा की रही है। ये बनारस घराने की हैं। पंडित राजन साजन मिश्रा की जोड़ी बनारस घराने की है। और दुखद बात कि हाल ही में कोरोना पेंडेमिक से जूझ रहे पंडित राजन मिश्रा का जो है देहांत हो गया। और ये जोड़ी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात जोड़ी जो है टूट गई। राजन साजन मिश्रा दोनों ही सगे भाई हैं। और इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये बनारस घराना, भारत में जो है बहुत सारे जो है संगीत के घराने हैं। बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना आदि जो है नामी गिरामी इन घरानों से संगीतज्ञ, वादक और संगीतज्ञ हुए हैं। तबला, हारमोनियम, बांसुरी आदि बजाने वाले और गायन करने वाले। पूरी गायकी, शास्त्रीय गायकी जो है तो पंडित राजन साजन मिश्रा आ सकता है कि किस घराने से रिलेटेड हैं। जो पंडित राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित थे या ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद रखिएगा जो है शास्त्रीय गायन, बनारस घराना। आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क की जो है यूएस की जो है विख्यात मैगजीन टाइम मैगजीन है। ये जो बहुत सारी इंडेक्स जो है जारी करती है। तो हाल ही में जो है इसने दुनिया की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है। दुनिया की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है हाल ही में टाइम मैगजीन ने। तो उस टाइम मैगजीन ने पहली बार जो है भारत की 2 कंपनियां शामिल की गई। पहली बार जो है टाइम मैगजीन में भारत की 2 कंपनियां शामिल की गई। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों की सूची में। वो कंपनियां कौन सी हैं? ध्यान देने की बात है कि वो कंपनियां कौन सी हैं इंडिया की जो है। तो जियो प्लेटफॉर्म, मुकेश अंबानी जी की जो है कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे बड़े पूंजीपति हैं मुकेश अंबानी जो है। तो इनकी जियो प्लेटफॉर्म कंपनी जो है ये टाइम मैगजीन में सम्मिलित की गई 100 शक्तिशाली कंपनियों में। और दूसरी इंडिया की कंपनी है वाइजू। जियो प्लेटफॉर्म तो जियो आप सब जानते ही हैं जो है। और वाइजू क्या है? ये डिजिटल एजुकेशन का कार्य करती है। डिजिटल एजुकेशन इंडिया में जो है डिजिटल एजुकेशन का कार्य करने वाली कंपनी वाइजू है जो है। तो डिजिटल एजुकेशन मतलब ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, डिजिटल प्रणाली, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए जो है, डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाए। ये हाल ही में जो है बहुत सारी, जैसे आकाश कोचिंग चलती थी। आकाश कोचिंग जो है आप लोगों ने नाम सुना था, बड़ी कोचिंग रही है, उसका ग्रहण किया। और इस तरीके से कुछ प्रमुख जो है डिजिटल कोचिंगों का इसने अधिग्रहण कर लिया है। वाइजू जो एजुकेशन के, डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है और ये शक्तिशाली कंपनी होकर के उभरी। इसी तरीके से जियो प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित किया है। मतलब इसके शेयर्स जो है विदेशी पूंजीपतियों ने खरीदे हैं, जो है इन्वेस्टमेंट किया है जो है जियो प्लेटफॉर्म पर। इसलिए ये भी जो है सबसे शक्तिशाली कंपनी बन करके उभरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम्स मैगजीन में भारत की ये 2 कंपनियां जो है सम्मिलित हुई हैं, जो है 100 कंपनियों, दुनिया की 100 कंपनियों की सूची में। और ये भारत की पहली 2 कंपनियां हैं सम्मिलित होने वाली, आपकी जियो प्लेटफॉर्म और वाइजू। चलिए नेक्स्ट में है
3D प्रिंटिंग हाउस ऑफ इंडिया, प्रिंटेड हाउस ऑफ इंडिया जो है ये फैक्ट उभर करके आया है अप्रैल महीने में। 3D प्रिंटिंग क्या है? 2D और 3D आप लोग समझते ही हैं, 2D एंड 3D। डी मीन्स डायमेंशन, 2 बीमी और 3 बीमी। जैसे यहाँ पर कोई चित्र बनाया जाए, ये यक्ष वाई जो है 2 बीमा हो, मतलब लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई चौड़ाई हो। जैसे कोई भी जो है प्रिंटेड बनाया जाएगा, जो है चित्र बनाया जाएगा बोर्ड पर, तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई जो है। तो ये 2 बीमा जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो दो, और 2 डायमेंशन जो है 2D कहलाती है। और जब 3D को लेते हैं, 3D क्या होती है? ऊंचाई। जैसे आपका टेस्टर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई इस पर तो आ नहीं सकती है जो है, ऊंचाई तो स्पेस में ही आ सकती है। तो 3D जिसमें जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो एक टेक्निक डेवलप की गई है, एक टेक्निक है जो है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग जो है उससे जो है 3D की पेंटिंग होती है, मतलब वस्तुएं जो है साकार रूप में जो है 3D रूप में कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं बहुत जल्दी ही, कम टाइम में ही। तो ये अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में जो टेक्निकली डेवलप हैं वहाँ बहुत अधिक विकसित हो रहा है। और हाल ही में अपने इंडिया में जो है पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया, 3D प्रिंटेड हाउस जो है बनाया गया। और इसका उद्घाटन जो है मद्रास में निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो तब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी थी निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है अप्रैल महीने में इसका उद्घाटन किया, लॉन्च किया 3D प्रिंटेड हाउस का। मद्रास में जो है इंडिया में पहली बार हुआ है कि 3D प्रिंटेड हाउस बन के तैयार हुआ है। मतलब पहले कुछ इस तरीके से टेक्निक, बहुत टेक्निकल सिस्टम है। पहले आपका किसी प्लेटफार्म पर या किसी सीट पर जो है 3D पेंटिंग की जाती है, उसके बाद जो है उसका साकार रूप जो है टेक्निकली धरातल पर जो है उतारा जाता है, बनाया जाता है। मतलब जो घर बना है, मतलब उसमें रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल चित्रकारी वाला घर है जो है, मतलब साकार रूप में 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है जो है, उसमें हम लोग रह सकते हैं, कोई रह सकता है जो है, एक घर बना है। तो ऐसे जो है प्रिंटेड जो है प्रिंटिंग 20, 24, 15 घंटे में बन करके तैयार हो जाती है। तो है ना मज़े की बात। ये कोई घर जो है बन करके यहाँ 3 महीने 4 महीने लगते हैं जो है, एक दिन में बन करके तैयार हो जाए, तो कितने मज़े की बात है ये टेक्नोलॉजी जो है। तो अमेरिका आज कंट्रीज़ में काफ़ी डेवलप है, और पहला जो है 3D प्रिंटेड हाउस जो है ये अपने मद्रास में बन करके तैयार हुआ। और ये कारनामा किसने किया है? ये IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास ने जो है ये 3D प्रिंटिंग हाउस, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस जो है बनाया, और उसका उद्घाटन जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। आगे चलिए इसी संदर्भ में, नैनो स्नीफर एक डिवाइस है, एक डिटेक्टर है जो है, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर। नैनो स्नीफर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, माइक्रो सेंसर इसमें लगे होते हैं। एक डिटेक्टर है, एक जो है डिवाइस है। तो एक्सप्लोसिव का पता लगाने के लिए, मतलब बारूदों का पता लगाने के लिए, बारूदी सुरंगें कहाँ बिछाई गई हैं जो है, उसका पता लगाने के लिए अभी हम लोग पिछले ही जो है कल के ही वीडियो में ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि नक्सली आंदोलन बढ़ाया गया था। नक्सलवाद जो है, जो बीजापुर में घटना घटित हुई छत्तीसगढ़ के जो है 22 अपने सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए जो है बारूदी सुरंगों के द्वारा। तो नक्सली इस कला में प्रवीण है जो है, वो प्रायः जो है बारूदी सुरंगों से हमला करते हैं जो है, जंगलों में, रास्ते में जहाँ से सुरक्षा बल जा रहे हैं वहाँ बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं, बारूदी माइंस बिछा देते हैं। और जब वहाँ से क्रॉस करती हैं गाड़ियाँ तो एकाएक विस्फोट हो जाता है उसमें, और
सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो जाते हैं, मिलिट्री के जवान शहीद हो जाते हैं। ये अभी जो है कल ही पढ़ा गया था कि बीजापुर में जो है अपने वायु सुरक्षा बल नक्सलियों द्वारा इस प्रोसेस से मारे गए जो है। तो ये क्या मतलब लॉन्च हुआ है नाइनो स्नीपर माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, जो कि मतलब विस्फोटक सामग्रियों को पता लगाता है अपने माइक्रो सेंसर के द्वारा। माइक्रो सेंसर लगे होते हैं और ये दुनिया में पहली बार जो है इसको किसने बनाया है, भारत में बना है, अपने भारत में बना है, दुनिया में पहली बार जो है क्या बना है, नैनो स्नीपर माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव डिटेक्टर। एक्सप्लोसिव को पता लगाने वाला जो है डिवाइस, इसका क्या नाम है, नैनो स्नीपर। नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता होगा जो है ये डिवाइस। तो एक कारनामा किया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने, आईआईटी बॉम्बे द्वारा ये डेवलप किया गया है। नैनो स्नीपर माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा जो है रिसर्च खोज है। आगे चलते हैं, मुक्ति योद्धा। मुक्ति योद्धा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जो है मुक्ति योद्धा क्या है। तो मुक्ति योद्धा एक जो है प्रोग्राम है, एक स्कीम है, एक योजना है जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है स्कीम है, एक योजना है मुक्ति योद्धा योजना। ये योजना जो है छात्रवृत्ति की है, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना जो है ये क्या है, ये बांग्लादेश के जो छात्र हैं उनकी आर्थिक मदद के लिए, उनकी आर्थिक मदद जो है इंडिया गवर्नमेंट करेगी जो है। बहुत सारे छात्रों का बांग्लादेश के जो है आर्थिक मदद करेगी, उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। तो इस स्कीम का नाम क्या है, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना जो है। इससे किस देश के लोग प्रभावित होंगे, बांग्लादेश के लोग जो है। और ये कौन सहयोग करेगा, इंडिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे बांग्लादेश के ऐसे लोगों को जो है जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में योगदान किया है, बांग्लादेश के निर्माण में संघर्ष हुआ था जो है, तो उस संघर्ष में योगदान दिया था बांग्ला मुक्ति वाहिनी जो है, मुक्ति वाहिनी भी वहाँ बनी थी। तो उसमें जो योगदान किए हैं जो है उन लोगों के आश्रितों को, उन परिवार के लोगों को, उनके जो है ये छात्रवृत्ति योजना बांग्ला मुक्ति में जो है, आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी ने जो है 1971 में जो है बांग्लादेश को मुक्त कराया था, एक स्वाधीन देश बना था। नहीं तो उस पर पाकिस्तान की नज़र थी, पूर्वी बंगाल, वो पाकिस्तान पर जो पूर्वी पाकिस्तान था ही जो है, तो उससे वो स्वायत्त होना चाहता था पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से। और इस प्रोसेस में जो है अपनी इंडिया मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफ़ी सहयोग किया जो है, सशस्त्र बलों के माध्यम से जो है पूर्वी बंगाल को एक स्वायत्त देश बनाया जो है। तो उसी मतलब बहुत सारे संघर्ष चले थे जो है। तो बांग्ला मुक्ति वाहिनी में जिन लोगों ने योगदान दिया उनके परिजनों को, आज जो उनके परिजन हैं उनके लिए जो है ये छात्रवृत्ति योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। ध्यान रखिएगा, 5,000, 20,000, 50,000 जो इंटरमीडिएट में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए 20,000 जो है पर एनम, और जो है ग्रेजुएट लेवल पर 50,000 पर एनम की छात्रवृत्ति छात्रों को प्रदान की जाएगी। आहार क्रांति योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई है। ये पूछा जा सकता है कि आहार क्रांति योजना किससे रिलेटेड है क्वेश्चन में। तो आहार क्रांति योजना न्यूट्रिशन और भूख से संबंधित है, न्यूट्रिशन, भूख और पोषण से संबंधित है। तो बहुत सारे लोग जो है अपने यहाँ कुपोषित जीवन यापन करते हैं, उनका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य अच्छी तरीके से डेवलपमेंट स्वास्थ्य का नहीं हो पाता है, वो विविध त्रासदियों के कारण कुपोषित हो जाते हैं। तो कुपोषण की रोकथाम के लिए कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, क्या क्या जो है न्यूट्रिशंस अपनाया जाए जो है, और दूसरे देश में कोई भी व्यक्ति जो है भूखे पेट ना सोए जो है, भूखे पेट जो है किसी को ना सोना पड़े। तो इस दिशा में जो है प्रयास करने के लिए आहार क्रांति नाम की स्कीम लाई गई है। और इसमें ये प्रयास किया जाएगा कि जो स्थानीय स्तर की जो है सब्जियां हैं, फल हैं जो है, अन्न हैं,
वो उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं उन्हें आहार जो है स्थानीय प्रोडक्शन से ही पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा जो है। तो पोषण, भूख और पोषण, भूख और पोषण से रिलेटेड जो है योजना आहार क्रांति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। ई शांता योजना, इसी संदर्भ में ई शांता योजना क्या है जो है, तो ये एक्वा फार्मर्स के लिए योजना, ये एक्वा फार्मर्स के लिए योजना लाई गई है ई शांता। ई शांता योजना क्या है, एक्वा फार्मर से रिलेटेड जो है ये स्कीम है। एक्वा फार्मर्स जो है, जो फार्मिंग के लिए जो है पानी पर, एक्वा पर जो है डिपेंड हैं, जो पानी से जो है कृषि उत्पादन करते हैं, पानी में या विविध जीवों की सहायता से अपना जो है जीविका चलाते हैं, ऐसे लोग एक्वा फार्मर्स कहे जाते हैं। बहुत से जो है पौधे शैवाल जो है पानी से पैदा होते हैं, उनसे लोग अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरे मछुआरों को भी देख लीजिए, जो है दक्षिण में जाइए या समुद्र के किनारे बहुत सारे मछुआरे जो है का जीवन जो है, जीवनयापन मछली के सहारे चलता है जो है। तो इन लोगों की, ऐसे फार्मर्स को एक्वा फार्मर्स कहते हैं। एक्वा फार्मर्स मतलब जो अपना जो है कारोबार जल से करते हैं, जल के प्रोडक्शन जो है, जल के में पेड़ पौधों के प्रोडक्शन या जलीय जीवों पर जो है डिपेंड रहते हैं। जैसे मछुआरे मछली का शिकार करते हैं और बहुत सारे विविध जीव जंतु होते हैं, शैवाल या जो है या मोती की खेती जो है, इन सबसे रिलेटेड जो है फार्मिंग एक्वा फार्मिंग है जो है। तो ऐसे फार्मिंग जो करते हैं एक्वा फार्मर्स कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे फार्मर्स की तरफ ध्यान दिया है कि इनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, इनकी आय को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ई शांता एक स्कीम चलाई गई है और इसमें क्या है, ई मार्केट अवेलेबल कराया जाएगा। इन्हें जो है ई मार्केट का मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे फार्मर्स, एक्वा फार्मर्स हैं जो है, और जो इनके खरीदार हैं, मतलब ई ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग की स्कीम है जो है, व्यापार की स्कीम है। अपने प्रोडक्शन जो है एक्वा फार्मर जो है कस्टमर्स को कैसे ट्रेड करें, तो इन सब के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जाएगा और बहुत सारे स्कीम इसमें बनाए जाएंगे, जिसकी जानकारी जो है इस स्कीम से जो है एक्वा फार्मर्स को दी जाएगी। तो वो सुविधाजनक स्थिति में रहते हुए अपने प्रोडक्ट को जो है अच्छी कीमतों पर ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। अभी तक अधिकांशतः यह सिस्टम रहा है कि कस्टमर्स जो है, जो ग्राहक है और फार्मर्स के बीच में जो है बहुत सारे कड़ियाँ हैं, बहुत सारे दलाल हैं जो है, जिससे कीमत जो है फार्मर के पास जो है प्रोडक्शन की कीमत जो है पहुँचते कम हो जाती है। ग्राहक जो है, कस्टमर कुछ में खरीदता है जो है और कुछ रुपए जो है उससे कम रुपए फार्मर्स को मिलते हैं। तो उस लिंकेज को, दलाली को जो है समाप्त करके एक ऐसा मंच प्रदान किया जाएगा जहां पर फार्मर्स और कस्टमर्स का जो है डायरेक्ट रिलेशन स्थापित हो, डायरेक्ट संपर्क स्थापित हो, डायरेक्ट जो है उससे कांटेक्ट करके जो है अपने उत्पादन को बेच सके, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। आगे इम्पॉर्टेंट है जो है एक प्रकरण आया था, आप लोग सुने होंगे, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी कई लोगों के साथ मिल करके जो है
पीएनबी में घोटाला किया है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला किया है और ये घोटाले की राशि जो है 14,000 करोड़ रुपए है। 14,000 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला है। इसे नीरव मोदी ने मेहुल चोकसी के साथ मिलकर के अंजाम दिया है। 14,000 करोड़ रुपए का चूना जो है पीएनबी को लगा दिया है और लगा करके जब इसकी जांच पड़ताल हुई पता चला जो है इस घोटाले का, तो दोनों ही लोग भाग गए। नीरव मोदी इस समय जो है ब्रिटेन में जेल में बंद हैं और उनके प्रत्यार्पण भारत लाए जाने की कोशिशें जारी हैं। इसी प्रकार जो है हाल ये क्यों प्रकरण आ रहा है, क्योंकि हाल ही में मेहुल चोकसी जो है मेहुल चोकसी पहले ही जो है एंटीगुआ में भाग गया था। जो है इंडिया से भाग करके एंटीगुआ गया, जो है एंटीगुआ में पकड़ा गया। एंटीगुआ में था जो है और वहाँ से भाग करके जो है ये एंटीगुआ के पड़ोस में ही डोमिनिका है। डोमिनिका जो है देश है, एक नेशन है। एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों ही अलग अलग राष्ट्र हैं। ये एंटीगुआ में रहता था, इंडिया से भाग करके गया था मेहुल चोकसी। और हाल ही में जो है जब इसके खिलाफ पकड़ने उकड़ने की जो है कार्यवाही होने लगी, शुरू हुई, तो ये भाग करके डोमिनिका में चला गया। जो है फिर डोमिनिका से गिरफ्तार करके एंटीगुआ में ले आया। तो भारत और एंटीगुआ में जो है प्रत्यार्पण संधि नहीं है। प्रत्यार्पण संधि आप लोग जो है समझते होंगे कि अपने देश का किसी देश का जो है यदि अपराधी दूसरे फॉरेन में चला जाए भाग करके, जो है अधिकांशतः अपराधी चले जाते हैं। जैसे एंटीगुआ में चला गया जो है तो आसान नहीं है वहाँ से उसको लाना, उसके नियम कानून दूसरे हैं। फॉरेन के जो है कंट्रीज़ को अपने यहाँ नियम कानून दूसरे हैं। हम जो है अपने यहाँ आए हुए लोगों को कैसे जो है आपको सौंप दे, जो है ये बात उठती है। बहुत सारे जो है प्रावधान इसमें आड़े आते हैं। तो अधिकांशतः जो इस तरीके के होते हैं अपराधी, वो बाहर भाग करके विदेशों में शरण ले लेते हैं, जो है जिससे कानूनी दांवपेच से वो बच सकें। तो इसके लिए प्रत्यार्पण संधि होती है कि हमारे देश के अपराधी जो भाग करके जो है आपके यहाँ गए हैं, हमारे आपके देश में प्रत्यार्पण संधि की जाए, जिससे एक दूसरे के अपराधियों को जो है सौंपा जा सके जहाँ से जिस देश के हैं जहाँ से अपराध करके आए। तो एंटीगुआ और इंडिया में जो है प्रत्यार्पण संधि नहीं है। जो है मेहुल चोकसी एंटीगुआ में गिरफ्तार है और उसको लाने के लिए जो है प्रयास जारी हैं। तो ये दोनों ही नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है और ये एंटीगुआ में जो है मेहुल चोकसी जो है दोनों मिल करके जो है पीएनबी घोटाला 14,000 करोड़ रुपए को अंजाम दे करके भाग गए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, जो है हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है। ये है कि अपने अरब सागर परिक्षेत्र में परिक्षेत्र में नौसेना का जलयान, नौसेना का जो है जलयान, नौसेना का युद्धक पोत जो है अमेरिका का यूएसए का जो है पेट्रोलिंग किया है। यूएसए की नौसेना का युद्धक जहाज या जलयान जो है अरब सागर लक्षद्वीप तट के समीप जो है अरब सागर में पेट्रोलिंग किया। तो एक होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ध्यान दीजिएगा इस पर। EEZ मीन्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो समुद्री तट का भी, समुद्र के जल का भी बंटवारा होता है कि जिस देश के समीप मतलब समुद्र तट के पास जो देश है समुद्र के किनारे अवस्थित है, उसका जल की कुछ जो है परिक्षेत्र तक समुद्र में अधिकार होता है। तो इसमें EEZ एक कॉन्सेप्ट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे इंडिया है, अपना इंडिया है और यहाँ अरब सागर है, तो 200 नाटिकल मील 200 नाटिकल मील तक जो है इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है यहाँ तक इस अरब सागर में यहाँ से 200 नाटिकल मील तक जो है इंडिया का इस तरीके से अधिकार होगा जो है कि वहाँ पर इंडिया के अनुमति के जो है कोई भी विदेशी प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी विदेशी प्रवेश नहीं कर सकता है विदाउट इंडिया के परमिशन के। मतलब यहाँ से तट रेखा से
200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक, रेंज तक जो है। तो अमेरिका ने क्या किया कि लक्षद्वीप यहाँ है, लक्षद्वीप के पास ही जो है पेट्रोलिंग की जो है गश्त की। तो लक्षद्वीप के पास ये 200 के अंदर आ गया जो है, 200 के अंदर मतलब हमारे जो है जोन में आ गया जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारे आ गया। जब ये गलत बात है जो है, प्रावधान का उल्लंघन है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि लक्षद्वीप के पास हाल ही में या अरब सागर में हाल ही में जो है किस देश की नौसेना ने जो है भारत के लक्षद्वीप के पास पेट्रोलिंग की जो है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट के जलयान ने जो है। और इसके स्पष्टीकरण में, सफाई में जो है यूएस ने कहा कि हम तो इस तरीके की पेट्रोलिंग जो है अधिकांश देशों के साथ किया करते हैं। देखिए समर्थ को है नहीं दोस्त को शादी जो है, तो उसका जवाब इस तरीके से था। तो यूएस इस पर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से करके आ सकता है कि किस देश ने पेट्रोलिंग किया है, किस देश का युद्ध आया। हाँ, एक और है किसानों की आय बढ़ाने की योजना, वो एक्वा फार्मर्स है और ये सिंपल फार्मर्स है। किसानों के आय बढ़ाने की योजना मतलब पीएम ने घोषणा कर रखी है किसानों की आय 2 गुना करने के लिए, पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम किसानों की आय जो है 2 गुना कर देंगे, 2 गुना बढ़ाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में कृषि कानून भी लाई है गवर्नमेंट, जिसका कि लगभग साल भर से बहुत तीव्र विरोध चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली के आसपास जो है बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान लगभग साल भर से जो है डटे हुए हैं। तो गवर्नमेंट का मानना है कि हम किसानों की आय 2 गुना कर रहे हैं। किसानों की प्रगति विकास खुशहाली के लिए अधिनियम लाए गए हैं, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट प्राविधान है जो है, उसमें उसको भी आप सभी को पढ़ना है जो है, बाद में उसे क्लियर किया जाएगा। भले ही पुराना हो लेकिन वो लगातार जो है कंटिन्यूअस संघर्ष चल रहा है जो है। ठंडी गर्मी हर मौसम में जो है हरियाणा पंजाब के किसान ट्राली ट्रैक्टर ले करके वहाँ पर बॉर्डर पर अनवरत जमे हुए हैं। और 26 जनवरी को लाल किले में भी ये प्रवेश कर गए, लाल किले तक प्रवेश करके, और राष्ट्रीय स्वाधीन के गणतंत्र के अवसर पर कुछ अतिक्रमण संबंधी ये कार्यवाही इनके द्वारा की गई। तो इसलिए संघर्ष जो है कंटिन्यूअस बना है तो पुरानी घटना, लेकिन इससे संबंधित किसान बिल से संबंधित जो है प्रश्न आ सकते हैं जो है, आने की संभावना है। तो बाद में जो है फिर कभी हम लोग किसान बिल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ किसानों की आय तो पीएम ने जो है घोषणा कर चुकी है जो है एनडीए गवर्नमेंट कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे। तो उस दिशा में विविध प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी प्रयास में जो है एक कड़ी जोड़ी गई है। इन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम, बिल गेट्स का नाम जो है बार बार आ रहा है, क्योंकि इनकी चैरिटेबल संस्था है, कल्याणकारी कार्य जो है अपने इंडिया में बहुत सारी कर रही है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और कल्याण के क्षेत्र में, वेलफेयर के क्षेत्र में। ये बिल गेट्स की जो है संस्था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है फाउंडेशन, ये काफ़ी सक्रिय है अपने देश में। विविध गतिविधियाँ कल्याणकारी या देश के को बढ़ावा देने के लिए प्रगति और विकास में सहयोगी बनी हुई है लगातार। तो किसानों की आय 2 गुना करने के लिए इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। हाँ, कोरोना पैंडेमिक के समय ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना पैंडेमिक के समय जो है देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई जो है। ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण, ऑक्सीजन न पाने के कारण जो है देश में बहुत सारी कैजुअल्टी हुई कोरोना पैंडेमिक के समय। और देश में, पूरे देश में जो है बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में हाहाकार मच गया जो है। कहीं कहीं तो 30-32 की संख्या में हॉस्पिटल्स में लोग रातों रात जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण गवा दिए जो है। तो इस बीच ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई थी, क्योंकि हमारे देश में इतना अधिक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ऐसी कोई स्थिति आई नहीं थी, इसलिए पहले से तैयारी थी नहीं। और कोरोना पैंडेमिक ऐसी है कि जब ये आघात किया, जब ये
अपने प्रभावी स्टेज में होता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत तेज़ी से गिरता है और तुरंत वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ बहुत सारी अपने देश में आ गई कि ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन को छोड़िए, बेड की ही, सिंपल बेड की ही कमी हो गई। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण बहुत कैजुअल्टी हुई। तो इस दिशा में प्रयास किए गए, बाहर से भी जो है ऑक्सीजन मंगाए गए। समुद्र सेतु 2 अभी जो है पिछले पीरियड्स में बताया गया है आप लोगों को, उसे से रिलेटेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मतलब रेलगाड़ियों से, बाई रेलवे ट्रेन द्वारा जो है ऑक्सीजन की परिवहन के लिए गाड़ियाँ चलाई गई, स्पेशल गाड़ियाँ जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो ये प्रश्न आ सकता है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है किस स्टेट में चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, जो है मुंबई से रवाना हुई। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से जो है ऑक्सीजन लाने के लिए जो है, तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चली जो है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है ये तो आप सब लोग जो है हर कोई जानता है, यहाँ हर जागरूक व्यक्ति जानता है ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक चली जो है। इसका डेट देख लीजिएगा, किस डेट को चली, ये भी मतलब PCS में पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें जाते आते हैं। हाँ, ग्रीन एनर्जी टाउन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट, ग्रीन एनर्जी टाउन विकसित करने की घोषणा की गई है जो है। तो ग्रीन एनर्जी टाउन क्या है? मतलब सारे क्रियाकलाप जो है एनर्जी, किस एनर्जी से होंगे जो है, ग्रीन एनर्जी से। ये भी पर्यावरण, संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है कि हम अपना सारा कार्य जो है ग्रीन एनर्जी से करेंगे। मतलब ये ताप ऊर्जा कोयले से जो मिलती है उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे प्रदूषण फैलता है। तो ग्रीन एनर्जी मतलब नवीनीकृत एनर्जी जो है, अभी चर्चा आया ही था जो है 10 मिनट पहले। तो उसी संदर्भ में ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हैं जो है। तो भारत का बिहार ऐसा पहला स्टेट बन गया है जहाँ पर जो है दो शहरों के सारे क्रियाकलाप को चलाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर आधारित किया जाएगा। वहाँ पर जो है विद्युत, ये बिजली प्रोडक्शन थर्मल या वाटर वाला जो पंचक्की से चलता है, ये सब ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि ग्रीन स्रोत जो है आपके जो नवीनीकरण के सारे संसाधन हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैविक ऊर्जा आदि सब स्रोतों से जो है एनर्जी इन दोनों टाउन में सप्लाई होगी। और बिहार के कौन से 2 टाउन हैं? राजगीर और बोध गया। गया का नाम, गया से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, मतलब क्लास 6 और 7 से ही जो है आप लोग गया को जानते हैं जो है। गया बिहार जो है जहाँ से बोधिसत्व रिलेटेड है जो है। तो बिहार के 2 टाउन जो है राजगीर और गया को जो है ग्रीन एनर्जी पर आधारित किया जाएगा। वहाँ के सारे क्रियाकलापों के संचालन के लिए जो है ग्रीन एनर्जी से होगा सारे क्रियाकलापों का संचालन। तो ये फैक्ट ध्यान दीजिएगा जो है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 प्लेस हैं, इंडिया के कौन से 2 टाउन हैं जो सबसे पहली बार जो है ग्रीन एनर्जी से संचालित होंगे, सारी गतिविधियों का संचालन ग्रीन एनर्जी से होगा। तो इसे ग्रीन टाउन भी कहा जाएगा बाद में, जब ग्रीन एनर्जी से संचालित होने लगेगा, वहाँ स्टेब्लिश हो जाएगा। तो बिहार ऐसा पहला स्टेट है और राजगीर और बोध गया जो है पहले 2 ऐसे टाउन्स हैं इंडिया के जिनको जो है ग्रीन एनर्जी पर आधारित किया करने की घोषणा कर दी है। लैब ऑन व्हील्स, इम्पॉर्टेंट आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लैब ऑन व्हील्स जो है मतलब अपना लैब जो है व्हील्स पर,
मूविंग जो है, मोबिलिटी को जो है मूविंग लैब जो है, चलती हुई लैब। तो चलती हुई लैब ऑन व्हील्स जो है चलाने की घोषणा या चल चुकी है। दिल्ली में जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो है अपने यहाँ लैब ऑन व्हील्स चलाया है। ये क्या है जो है, एक वैन में जो है, एक गाड़ी में जो है लैब स्थापित किया गया है। और वो लैब कैसा है, उसमें कंप्यूटर या अभी बताया गया जो है 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर 12, 14, 20 के कंप्यूटर हैं उसमें जो है, और उस 3D प्रिंटिंग के सिस्टम लगाए गए हैं कि 3D प्रिंटिंग कैसे बनाई जाए, कैसे होती है जो है। तो बच्चों को, छात्रों को जो है कंप्यूटर की जानकारी ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब टेक्निकली उनको सक्षम बनाने के लिए आप सब अवगत ही हैं कि आज का ये ज़माना जो है डिजिटल ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, नेट का ज़माना है। हम बार बार कहते भी हैं इसीलिए कि यदि हम लोग जो है डिजिटल जो है साक्षर नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, तो हम अपने को इस ज़माने में जो है निरक्षर की श्रेणी में रखें जो है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को, जो रिमोट के छात्र हैं, गांव स्तर के, ग्रामीण स्तर पर छात्र रह रहे हैं, उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए और 3D पेंटिंग डेवलप करने के लिए जो है एक गाड़ी चलाई गई है। वो लैब भी है जो है इन क्रियाकलापों के लिए। उसमें प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो है, जो दूर दूर जो है गाँव में जा कर के जो है इसकी ट्रेनिंग देंगे। बच्चों की, छात्रों की स्किल को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लॉन्च किया गया है इस तरीके की गाड़ी को, लैब ऑन व्हील्स। तो ये सारे फैक्ट जो है कल के वीडियो में जो हुए थे और जो शेष रह गए थे अप्रैल महीने के नेशनल लेवल के अफेयर्स, नेशनल एक्टिविटीज़ जो है, यहाँ पर एक पॉइंट समाप्त होता है। राष्ट्रीय गतिविधियाँ अप्रैल महीने की, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मित्रों, हम यहाँ पर जो है वही एक्टिविटीज़ पिकअप कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब परीक्षा में आने की संभावना उनकी बहुत अधिक है जो है। क्योंकि आप सब देखते ही हैं कि जितने भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ बताए जा रहे हैं, कोई अनर्गल पॉइंट नहीं है जो है, अननेसेसरी पॉइंट जो है नहीं है, जो मतलब हल्के जो है पॉइंट्स हैं, जो है हल्के तथ्य यहाँ पर नहीं बताए जा रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट हैं, जो है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो है, केवल उन्हीं पर चर्चा की जा रही है, उन्हीं को जो है आप लोगों तक प्रेषित किया जा रहा है। तो इसलिए आप मैगजीन उठा करके देखिए, पेपर उठा करके देखिए, जो है घटनाओं से भरी पड़ी रहती है। बहुत निचले स्तर की घटनाएं दी हुई रहती हैं, जिनका जो है परीक्षा से कोई वास्ता नाता नहीं रहता है, वो कभी नहीं आने वाले हैं, एक ही नज़र में वो दिख जाते हैं कि ये नहीं आएगा। आप लोग समझदार हैं जो है, पढ़े लिखे हैं, परीक्षा की तैयारी जो है कर रहे हैं, सीरियस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्रश्न को पढ़ करके ही, तथ्य को पढ़ करके ही समझ जाते होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है। और तैयारी तभी मानी जाती है कि जब आप पेपर को ट्रांसपेरेंट रूप से देख लें, परीक्षा में आने वाले पेपर्स को कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप जब पढ़ते रहें जो है, तो ये बातें आपके समझ में आ जाए कि हाँ ये परीक्षा में आने वाला है, तब तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो इस तरीके से मतलब आप समझ जाते हैं, मीन्स आप समझ जाते हैं कि कौन से तथ्य बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, एक ही नज़र में जो है ये नहीं आने वाला है। तो ऐसे बहुत से सारे फैक्ट से जो है किताबें, मैगजीन भरी पड़ी हुई हैं, मोटी की मोटी हो गई हैं, जिनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है बेकार का टाइम वेस्टिंग, एनर्जी वेस्टिंग है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी जो है पॉइंट, कोई भी तथ्य नहीं रखे गए हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत हार्ड पॉइंट्स जो है, हार्ड टॉपिक्स जो है यहाँ पर आप सबको प्रेषित किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं लेक्चर में, उस पर तो अवश्य ही ध्यान दीजिए। जो है सबसे पहले काम कि उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो है इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत उपयोगी है। उसके बाद जब ये तैयार हो जाए, तैयार होने में क्या अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया है। एक नज़र जो है केवल डालते रहिए 15-20 दिनों में। आप जो नोटबुक में लिख रहे हैं पॉइंट वाइज, आपका हमेशा के लिए तैयार रहेगा, परीक्षा तक तैयार रहेगा। परीक्षा के जाने से पहले जो है 2 दिन एक नज़र दौड़ा दीजिए, सारी की सारी बातें जो है रिन्यूअल हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक मित्रों, आशा करते हैं
या आप सब अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करेंगे, कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः हम सब इसी अप्रैल के संदर्भ में, अप्रैल एक्टिविटीज़ के संदर्भ को कंटिन्यू करते हुए पुनः मिलेंगे। ठीक, ओके। ये लगा दे, कंप्रेस हो जाए।